जब से ये तुर्की का विजिट हुआ है पोस्टपोन, मैं भारत का मीडिया बड़े गौर से देख रहा हूँ। आप यकीन जानिए, बहुत दुख हो रहा है वहां देखकर कि यूएई के प्रेसिडेंट के आने की बात है। ये भी बिल्कुल इल प्लान था। और आप जब रहीम यार खान में चले ही गए थे, उनसे मुलाकात, आपने उनको रिसीव भी किया, उनसे मुलाकात भी की, उससे ज्यादा आपने क्या बात और उनसे करनी थी। प्रेसिडेंट यूएई ने भी सोचा होगा कि मैं जाऊंगा तो क्या करूंगा, वही बातें हैं, नथिंग डिफरेंट टू टॉक। मैं तो बाज़ औक़ात परेशान हो जाता हूं जब इन लोगों को देखता हूं कि किस तरह आप ये फॉरेन पॉलिसी रन कर रहे हैं। इसलिए उनको सोच समझ के हर कदम करना चाहिए। अपने मुल्क की बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोग, हमारे लिए तो पाकिस्तान मुकद्दम है, हमारे लिए इंडिविजुअल्स तो आते जाते रहते हैं। लेकिन जब ये चीज़ें देखता हूँ तो बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। बाहर दुनिया भी हमारा मजाक उड़ाती है, आप यकीन जानिए। जब वो देखते हैं कि क्या लोग हैं, एक तरफ तो कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, दूसरी तरफ इनके शाहाना अंदाज हैं जो खत्म नहीं होते। जहां एक डेलीगेशन में 2 बंदों की जरूरत होती है, वहां 20 बंदे होते हैं। और जो इनके साथ पूरा एक पैराफर्नेलिया ट्रैवल करता है, उनके वैले, उनके कुक, और क्या क्या नहीं होता। हमने तो सब चीजें चूंकि खुद देखी हैं, तो हमें तो अफसोस होता है। और अभी तक हमने अपनी माजी की गलतियों से नहीं सीखा। अस्सलाम वालेकुम जी। आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सोहरा बरकत आपसे मुखातिब है। सीनियर डिप्लोमेट अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपसे दो तीन चीजें सर मुख्तसरन जानना चाहेंगे। सर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को देखकर महसूस नहीं हो रहा कि ये एक न्यूक्लियर स्टेट की फॉरेन पॉलिसी है? जिस तरह से एक तुर्की का टूर प्लान करते हैं एक ऐसे टाइम पर जब तुर्की को दुनिया भर की मदद की जरूरत है, जब वो एक रेस्क्यू ऑपरेशंस में बिजी हैं। आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये इस वक्त ये विजिट प्लान करना और उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देना ठीक था? नहीं, बिल्कुल मुनासिब नहीं था। और मैंने पहले भी कहीं कहा है कि रादर दिन खुद जाने के बेहतर ये होता, यही है कि आप वहाँ पे रिलीफ असिस्टेंट भिजवाएं, मोबाइल हॉस्पिटल्स भिजवाएं, और मेडिकल टीम्स भिजवाएं, सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स भिजवाएं, जो आप कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड डिसीजन। और वो कि हमारे अपने माली हालात भी ठीक नहीं है, बट उसके बावजूद भी टर्की हमारा, तुर्की हमारा एक ब्रदरली मुल्क है, तो हमें हर मदद जो भी हम कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। तो ये डिसीजन तो बिल्कुल ठीक नहीं था खुद जाने का। और इससे पहले भी मुझे याद पड़ता है कि 1999 में नवाज शरीफ, उस जमाने में भी तुर्की में जलजला आया था, तकरीबन 30,000 से ज्यादा लोग हलाक हुए थे, और प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया था, नवाज शरीफ साहब ने, कि मैं जा रहा हूँ। तो फिर हमारे सफीर ने बड़ी मुश्किलों से उनको मनाया कि आप प्लीज एक हफ्ते के बाद आइए, अभी आने की जरूरत नहीं है। तो थैंक गॉड कि उस वक्त भी उन्होंने इसको पोस्टपोन कर दिया था। और अब भी मुझे खुशी है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मौके की नज़ाकत को समझते हुए इस विजिट को मुलतवी कर दिया है। लेकिन सर इसके पीछे सोच क्या है? ज़ाहिर है फॉरेन पॉलिसी सर एकदम ऐसे तो नहीं होता कि आप एक दिन बैठकर फॉरेन पॉलिसी बना लेते हैं। इस टूर के पीछे सर सोच क्या थी? तुर्की जिसके बारे में कहा जा रहा है तकरीबन 20,000 से ज़्यादा वहाँ पर अमवात के हवाले से बातचीत की जा रही है, इमारतें डैमेज हैं, बुरी तरह सर वो मुल्क मुतासिर है। तो पीएम साहब का इस टाइम पर जाना यानी सोच क्या थी फॉरेन पॉलिसी की? कोई देखिए, जब आप जो जो टॉकिंग पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं इन मौक़ों पे फॉरेन ऑफिस की जानिब से, जब आप उनसे उनसे तजावुज़ कर लेते हैं और पर्सनल एग्रेंडाइजमेंट के लिए आप चीज़ें करते हैं कि शायद उसका पॉलिटिकली आपको डोमेस्टिकली कुछ हो जाए कि देखिए जी, मैं पहला, उनके अपने ख्याल में ये होगा कि मैं पहला वजीर आजम हूँ, खुद जाऊंगा टर्की, तो एक बड़ा अच्छा खैर सगाली का पैगाम जाएगा। लेकिन उनको शायद ये बात समझ नहीं आई कि इस वक्त वो जिस हालत में है, देखिए ना, क़यामत सुगरा बर्पा हुई है वहां पे। तो मेरा ख्याल है कि जब इंस्टीट्यूशनली आप ऑपरेट नहीं करते, फंक्शन नहीं करते, तो फिर इस किस्म की एनॉमलीज पैदा हो जाती हैं। तो हमारे सिस्टम में हमने बारहा देखा है कि हमारे वज़ीर आज़म, हमारे सदूर, जो फॉरेन ऑफिस के टॉकिंग पॉइंट से तजावुज कर जाते हैं बाज़ औक़ात। मैं ये नहीं कहता कि जो फॉरेन ऑफिस कहता है हर हर उसी को फॉलो करें। आफ्टर ऑल लीडरशिप का भी अपना एक सोचने का अंदाज होता है। लेकिन हर चीज़ कंसल्टेशन से होनी चाहिए, और इसी तरह फॉरेन पॉलिसी चलती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है, बदकिस्मती के साथ। अच्छा, बासित साहब सर ये कोई पहला मौका नहीं है कि हमने ये चीज़ देखी है। ज़ाहिर है फॉरेन पॉलिसी आपकी खारजा पॉलिसी है, दुनिया आपको देखती है और दुनिया के सामने आपका एक इमेज भी ज़ाहिर इसी चीज़ से जाता है। इससे पहले यूएई के सर जो सदर हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और उस दिन इस्लामाबाद में सर छुट्टी दे दी गई और कहा गया कि वो आ रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला वो वापस चले गए। कहा गया कि वहाँ से फ्लाइट्स नहीं आ सकती थी इस्लामाबाद, लेकिन उस दिन फ्लाइट्स आई हैं और उसको बाद में कंक्लूड किया गया कि मिसकैरेज ऑफ फॉरेन पॉलिसी। आप समझते हैं कि वो भी बहुत इल प्लान्ड एक
न्यूज जो कि मार्केट में छोड़ी गई थी? देखिए, मैं बल्कि कल से, जब से ये तुर्की का विजिट हुआ है पोस्टपोन, मैं भारत का मीडिया बड़े गौर से देख रहा हूँ। आप यकीन जानिए, बहुत दुख हो रहा है वहां देखकर। क्योंकि वो लोग तो उसको इस तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि टर्की ने मना कर दिया, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम खुद ही अपना मजाक उड़ाते हैं। जहां तक कि यूएई के प्रेसिडेंट के आने की बात है, ये भी बिल्कुल इल प्लान था। और आप जब रहीम यार खान में चले ही गए थे, उनसे मुलाकात, आपने उनको रिसीव भी किया, उनसे मुलाकात भी की, उससे ज्यादा आपने क्या बात और उनसे करनी थी? तो वो भी एक डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए आप उनको दावत दे दी, उन्होंने कबूल भी कर ली। लेकिन बाद में मेरे ख्याल में शायद मौसम की वजह भी हो, उस भावलपुर में उस रहीम खान वगैरह में वाकई मौसम कोई ठीक नहीं था। लेकिन बाकी फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही थी इस्लामाबाद का, जहां तक ताल्लुक है। तो मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट यूएई ने भी सोचा होगा कि मैं जाऊंगा तो क्या करूंगा, वही बातें हैं, नथिंग डिफरेंट टू टॉक। तो मेरे ख्याल में ये भी एक इल प्लान, इल एडवाइज्ड मूव थी। और फॉरेन पॉलिसी को इस तरह मजाक में नहीं लेना चाहिए। जिस तरह मिसाल के तौर पर पिछली हुकूमत को भी आपको याद होगा, कुआलालंपुर समिट का एक मामला छिड़ा, हम्म। फिर उधर उधर भी हम नहीं गए। तो ये हर हुकूमत ने यही किया है बदकिस्मती के साथ। तो मैं यही गुजारिश करूंगा अपने हुक्मरानों से कि जो इंस्टीट्यूशनल एक प्रोसेस होता है उसके तहत चलें, तो चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। और फॉरेन ऑफिस चूंकि फ्रंट लाइन हमारी है इस मामले में, तो उनसे कंसल्टेशन का प्रोसेस, जो भी हमारे मैकेनिज्म्स हैं, ऐसी भी बात नहीं है कि हमारे मैकेनिज्म्स दे आर इन प्लेस, उनको सिर्फ फॉलो करने की बात है। अच्छा, बासित साहब, फॉरेन पॉलिसी जाहिर है सर इंटरनेशनल रिलेशंस में और पाकिस्तान में पढ़ाई जाती है, एज अ सब्जेक्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाया जाता है, तगड़े प्रोफेसर, जबरदस्त लोग सर वहां पर मौजूद होते हैं। लेकिन उसके बावजूद सर को समझ नहीं आती कि हुकूमत इस चीज को कंसिडर क्यों नहीं करती। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सर किस बुनियाद पर इन्हें फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया? जब आप एक आपकी जो जियोग्राफी हो वो दुनिया के लिए एक अलर्ट हो, एक सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जियोग्राफी हो, और फॉरेन पॉलिसी बिलावल भुट्टो साहब चला रहे हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि इसलिए फॉरेन मिनिस्ट्री दी गई है क्योंकि वो अंग्रेजी अच्छी बोल लेते हैं, क्योंकि बरतानवी अमेरिकन एक्सेंट वो बोल लेते, दैट्स व्हाई फॉरेन पॉलिसी उनके हवाले की गई। देखिए, इससे 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 तो इस सवाल से पहले एक और सवाल बनता है कि उनको एमएनए किसने बनाया, उनको पीपल्स पार्टी का चेयरमैन किसने बनाया। ये तो हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है मौरूसी सियासत का। तो मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि, लेकिन हमारी सियासत के डायनामिक्स हैं, उनको एक लिहाज से, अब आप देखिए तो वजारत खारजा बिल्कुल पीपल्स पार्टी के हाथ में है। वजीर मुमलिकत भी जो है वो भी पीपल्स पार्टी के हैं, वजीर खारजा पीपल्स पार्टी के हैं। तो एक लिहाज से मतलब क्रीडेंशियल्स तो नहीं है। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारे मुल्क के डायनामिक्स ही ऐसे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर जो विजिट्स वो कर रहे हैं, 4 विजिट्स उन्होंने किए। जो पिछला विजिट उनका हुआ वॉशिंगटन का, वो एक गए थे जो है प्रेयर्स मीटिंग, ब्रेकफास्ट मीटिंग में, जो कि दुनिया भर में 3 से 4 हजार डेलीगेट्स आते हैं, उसमें आप गए। और फिर देखिए, शूमिय किस्मत ये है कि स्टेट डिपार्टमेंट में पिछली दफा भी जब वो गए थे उस वक्त भी, और इस दफा भी एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात नहीं हो सकी। और इस दफा तो ये भी हुआ कि सिर्फ कॉन्स्टर लेवल, जो हमारे यहाँ आप कह लीजिए कि फॉरेन ऑफिस में डायरेक्टर लेवल का बंदा है 19 ग्रेड का, उससे मुलाकात करके वो आ गए। अगर आपको एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात का मौका नहीं मिला, या डेप्टी सेक्रेटरी वेंटी शर्मन से मुलाकात का मौका नहीं मिला, तो आप मुलाकात ना ही करते। जरूरत क्या है कि अपने आप को आप इतना डाउनग्रेड करके एक बिल्कुल जूनियर ऑफ रैंक के शख्स से आप मुलाकात कर रहे हैं। मैं तो बाज़ औक़ात परेशान हो जाता हूँ जब इन लोगों को देखता हूँ कि किस तरह आप ये फॉरेन पॉलिसी रन कर रहे हैं। किस तरह देखिए, अब जो वो वजीर खारजा हैं, अब वो बिलावल जरदारी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी होंगे, एमएनए भी होंगे, लेकिन वो अब रियासत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए उनको सोच समझ के हर कदम करना चाहिए। अपने मुल्क की बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोग, हमारे लिए तो पाकिस्तान मुकद्दम है, हमारे लिए इंडिविजुअल्स तो आते जाते रहते हैं। लेकिन जब ये चीजें देखता हूं तो बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता बासित साहब, जाहिर है आपने जिस तरह से बात की कि जाहिर है मुल्क ज्यादा मुकद्दम है, लेकिन सर ये क्या ऑप्टिक्स हैं कि जब भी ये किसी मुल्क में जाते हैं जहाज भर के सर 30 40 70 70 लोग चले जाते हैं, पूरा जहाज भर के, जैसे ऐसे महसूस होता है कि जहाज के झूले लेने जा रहे हैं, कोई फॉरेन पॉलिसी मूव वो नजर नहीं आती। है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारे यहाँ एक्चुअली बड़ा फुकदान है इन चीजों पे सोच विचार का। ये और नई बात भी नहीं है, सच्ची बात है ये कि पिछले 70 सालों से यही हो रहा है। जब मैं 36 साल मैंने फॉरेन ऑफिस में गुजारे, मैं भी यही देख रहा
हूँ कि एक मिसाल के तौर पर हमारा यूएन सेशन हर साल में न्यूयॉर्क में होता है। आप यकीन करें ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं जिनका कोई काम नहीं होता, उनको सिर्फ झूले के लिए भिजवा देते हैं, ऑब्लाइज करने के लिए भिजवा देते हैं, और ये भी, और आज तक ये मामला जारी है। न जाने कब हम उन चीज़ों से समझेंगे। और अब तो हमारी इकॉनमी इन चीज़ों की भी इजाज़त नहीं देती, लेकिन न जाने क्यों हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते, और वही बस वही चीज़ है, उसको ही आगे परसू किए जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमारे पॉलिटिशियंस को सोचना चाहिए कि वो अपने मुल्क के अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाहर दुनिया भी हमारा मजाक उड़ाती है, आप यकीन जानिए। जब वो देखते हैं कि क्या लोग हैं, एक तरफ तो कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, दूसरी तरफ इनके शाहाना अंदाज हैं जो खत्म नहीं होते। जहां एक डेलीगेशन में 2 बंदों की जरूरत होती है, वहां 20 बंदे होते हैं। और जो इनके साथ पूरा एक पैराफर्नेलिया ट्रैवल करता है, उनके वैले, उनके कुक, और क्या क्या नहीं होता। हमने तो सब चीजें चूंकि खुद देखी हैं, तो हमें तो अफसोस होता है, और अभी तक हमने अपनी माजी की गलतियों से नहीं सीखा। अच्छा बासित साहब, बराए मेहरबानी एक चीज सर समझा दें। मैंने खुद आईआर पढ़ा, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा है सर। फॉरेन पॉलिसी तो पूरी मुल्क की होती है, लेकिन पाकिस्तान के हम देखते हैं सर, एक तरफ वज़ीर आज़म साहब जा रहे होते हैं किसी भी इंटरनेशनल कंट्री में, दूसरी तरफ से सर आर्मी चीफ अलग से जा रहे होते हैं, दोनों की अलग अलग मुलाकातें होती हैं। तो इवन एंथनी ब्लिंकन ने एक आर्टिकल भी लिखा था और उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान के हकीकी लीडर जनरल बाजवा साहब से मैंने मुलाकात की थी। तो ये क्या क्या सोच और क्या तासुर है दुनिया भर में? ये तो हमारे देखिए जो इंटरनल डायनामिक्स है उनको रिप्रेजेंट करता है, और ये नॉर्मलीज हैं, और ये सिविल मिलिट्री एक रिलेशनशिप के जो हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम तो है, काफी हमेशा से ही रहा है। तो जब तक हम अपने सिविलियन इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता रहेगा। तो मैं तो इसको इसी तनाजुर में देखता हूँ, और दुनिया को भी मालूम है कि पावर सेंटर्स कौन से हैं, किन से बात करनी है, कौन इफेक्टिव है मामलात को आगे ले जाने में। तो ये एबरेशंस हैं जो कि रहेंगी उस वक्त तक, जब तक कि हमारे पॉलिटिकल सिविलियन इंस्टीट्यूशंस स्ट्रेंथन नहीं होंगे। आखिरी सवाल बासित साहब, आपने कहा कि बिलावल भुट्टो के बारे में ये भी देखना पड़ेगा कि उसे एमएनए किसने बनाया, उसके बाद ये भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन उन्हें किसने बनाया। तो सर क्या ये तासुर पाकिस्तान के अंदर दुरुस्त है कि जरदारी साहब उन्हें फॉरेन मिनिस्टर बनाकर असल में इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके रवाबित कायम या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट में उनकी गुडविल बनवाना चाह रहे थे? देखिए स्पेकुलेशन तो यही है कि एक फॉरेन मिनिस्टर बनने से उनको इंटरनेशनल स्टेज पे लॉन्च तो किया है, और इसमें कोई शक नहीं है। अब उनकी नीयत तो वही जाने, लेकिन बज़ाहिर तो यही मालूम होता है कि उनको एक लिहाज से इंटरनेशनल स्टेज पे लॉन्च किया गया है, ताकि वो अपने पर्सनल जो है उसको प्रमोट करें एज फ्यूचर लीडर ऑफ पाकिस्तान, और एज फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन करें, ये सारे पॉलिटिशियंस करते हैं, लेकिन मेरी सिर्फ इस्तदा यही है कि जब तक आप जिस पोजीशन में हैं, अपनी पर्सनल प्रमोशन से पहले रियासत के इंटरेस्ट को आप देखें। अगर आप वो कर रहे हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है, जो भी आपका पर्सनल एजेंडा आप परसू करते रहिए। बासित साहब, आपका बेहद शुक्रिया टाइम देने के लिए सर। थैंक यू सो बहुत बहुत शुक्रिया, मच, थैंक यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, खुदा हाफिज। बासित साहब, खास तौर पे शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।